नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। 7 बजने वाले हैं, चक्रव्यूह का वक्त हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो कहानियां जिनको आज आपने वोट देकर अपनी पसंद जाहिर की है। पहली कहानी, लखनऊ अग्निकांड में सुलगते सवाल, जवाब कब मिलेंगे। इस खबर को 18% लोग देखना चाहते हैं। आज भी इतराहिमाम रहा इस खबर को लेकर लखनऊ में। अगली खबर, रामलला के गुप्तदान पर कुंडली मारकर कौन बैठा है। इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने अपना वोट दिया है। आज भी सब जानना चाहते हैं कि अयोध्या में आस्था के साथ कौन विश्वासघात कर रहा है। तीसरी कहानी थी, चंदा चोरी की एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। हेरा फेरी किसने की, क्या चोर अब पकड़ा जाएगा, क्या चोरों के नाम सामने आए हैं। ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में होंगे। शायद इसीलिए 25% लोगों ने इस खबर में दिलचस्पी दिखाई है। 7:28 पर डिटेल में अयोध्या की पूरी खबर का आपको हम प्रकरण दिखाने वाले हैं। लेकिन जो खबर आज सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है, वो है जमीन के खेल में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव क्या फंस गए हैं। कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। कांग्रेस ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। इस खबर को 36% दर्शकों ने देखना चाहा है और यही हमारे चक्रव्यूह की आज की कवर स्टोरी भी है। मध्य प्रदेश की सियासत में आज सुबह सुबह कांग्रेस ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने सीधे राज्य की सत्ता के शीर्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। धर्मनगरी उज्जैन, जहां बाबा महाकाल का दरबार है, वहां विकास के नाम पर जमीनों के बड़े खेल का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह दावा किया कि उज्जैन का मास्टर प्लान दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार का मुनाफा प्लान बन गया है। आपको बता दूं, मोहन यादव खुद उज्जैन इलाके से आते हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी है और उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ होता है महाकुंभ जैसा विशाल आयोजन, जो कि अब 2028 में होना है। कांग्रेस से सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव से कांग्रेस ने कुछ सवाल पूछे हैं कि आखिर महज कुछ सालों में उनके परिवार के पास 300 एकड़ से ज्यादा जमीन उज्जैन के आसपास कैसे आ गई और ये जमीनें ठीक वहां क्यों खरीदी गई जहां सरकार नए हाईवे और प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। सत्ता और शासन का भीषणतम दुरुपयोग और ऐसी निर्लज्जता, कोई डर नहीं। जब मैं बोलता था अली बाबा 40 चोर, तो 40 चोरों का जखीरा स्टिंग हुआ और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसकी जांच करें। कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे, क्या ये बीजेपी नहीं जानती? आपको जैसे कि मैंने पहले बताया, 2028 में धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है। करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े बड़े विकास के काम इन दिनों वहां चल रहे हैं। इनमें नई सड़कों से लेकर एक्सप्रेसवे तक लगातार बन रहे हैं। काम तेजी से हो, इसके लिए कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। बहुत ज्यादा विकास का काम इन दिनों उज्जैन के आसपास दिखाई दे रहा है। खासकर रिहायशी और कमर्शियल एरिया में काम बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं महालोक बनने के बाद से उज्जैन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उभरता हुआ शहर बहुत तेजी से उभरा है। हर साल 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद उज्जैन में रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत तेजी से निवेश आया है। बहुत तेजी से विकास का यहाँ पर एक नया परचम लहराया जा रहा है। बाहर के निवेशक भी उज्जैन में आकर अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन विकास के साथ साथ विवाद भी अब बढ़ गया है। इस बीच अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के दावे के बाद सीएम मोहन यादव कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जमीन में सीएम मोहन यादव की फैमिली ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर यहां पर बहुत बड़ा मुनाफे का खेल खेला है। सुनिए जीतू पटवारी को। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन है, 253 एकड़ जमीन है। यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने। आज तक 2.5 साल। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है
21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी। 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी तरफ से तो कोई कागजात नहीं दिखाए हैं, लेकिन राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार के हवाले से सीएम मोहन यादव और उनके परिवार पर दनादन हमले बोले। प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं उमंग सिंघार, अभय दुबे, मुकेश नायक जैसे नेताओं से घिरे अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन के इस खेल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और रिश्तेदारों के पास उनके अपने चुनावी जिले उज्जैन में 245 प्लॉट है, जिनका क्षेत्रफल करीब करीब 335 एकड़ का है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव, उनके बेटे वैभव यादव, वैभव की पत्नी शालिनी यादव, चचेरे भाई नीलेश यादव, चचेरे भाई दूसरे गोविंद यादव, एक और भाई नारायण यादव, एक और भाई नंदलाल यादव के साथ साथ रिश्तेदार रेखा यादव और अभय यादव के नाम से जमीनें खरीदी गई हैं। बीते कुछ सालों से यादव परिवार जमीनें खरीदने का काम कर रहा है, ये कांग्रेस का एलिगेशन है। मैं लेकिन स्पष्ट कर दूं कि यादव परिवार के बहुत से फैक्शंस हैं, कई सारे रिश्तेदारियां हैं और बहुत से लोग वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम पहले से करते आ रहे हैं, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले। लेकिन कांग्रेस के आरोप क्या है, सुन लेते हैं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। जीती यादव और उनकी पूरी की पूरी टीम लगातार मोहन यादव और उनके परिवार पर हमले करती रही। मोहन यादव और उनके परिवार पर विरोधियों ने आरोप लगाया कि ये सभी प्लॉट अलग अलग समय पर खरीदे गए थे, जैसे कि 2024-25 के बीच में 137 प्लॉट खरीदे गए जो कि 168 एकड़ बनते हैं। 2021 से 23 के बीच में 57 प्लॉट खरीदे गए जो 85 एकड़ है। ये इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट है कि 2023 दिसंबर में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली। उसके पहले वो पिछली सरकार में कैबिनेट के मिनिस्टर हुआ करते थे। यानी सीएम की फैमिली के पास कुल 194 प्लॉट हैं जो कुल मिलाकर 253 एकड़ के आसपास बनते हैं। अब कांग्रेस का आरोप है कि इनमें से ज्यादातर प्लॉट या तो उज्जैन और उसके आसपास नई रोड प्रोजेक्ट के पास हैं या फिर उन इलाकों में हैं जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत खेती वाली जमीन से रिहायशी या कमर्शियल जमीन में बदलने के लिए मार्क किया गया है। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती, भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। दरअसल कांग्रेस का यह एलिगेशन है कि उज्जैन का जो मास्टर प्लान तैयार हो रहा 2035 को लेकर, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री के पास पहले से थी। मुख्यमंत्री खुद मुकर्रता धरता है सरकार के। उन्होंने जिन जमीनों को एक्वायर होना था, जहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने थे, हाईवेज बनने थे, उन जगह जमीनों को पहले उनके परिवार ने खरीद लिया। यही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी कह रही है। और वहां से मास्टर प्लान के बाद उस जब जमीन के दाम बढ़ गए, वहां से जब रोड्स निकली तो खौफ जो छोटी छोटी जमीनें थी जिनके दाम कम होते पहले, लेकिन मास्टर प्लान की वजह से, हाईवे प्रोजेक्ट्स आने की वजह से वो दाम बहुत बढ़ गए। ये वो पूरा इलाका है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर प्लॉट्स खरीदे गए हैं और ज्यादातर प्लॉट्स अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, ये सब कुछ मोहन यादव के परिवार के पास गया है।
मोहन यादव के सीएम बनने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में कई नए रोड लिंक और हाईवे बनाने की घोषणा की। ऐसे में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। शुरुआती निवेश करने वाले लोगों को फायदे हो गए। आरोप है कि मोहन यादव के सीएम बनने के बाद इनके परिवार ने जमीन की खरीद बहुत तेजी से बढ़ा दी। इसमें सीएम मोहन यादव के बेटे वैभव और बहन कलावती भी शामिल हैं। इनके पास उज्जैन के आसपास करीब 108 प्लॉट है। 85 एकड़ जमीन खरीदी गई है जब मोहन यादव शिक्षा मंत्री थे। 2023 के चुनावी हलफनामे के अनुसार सीएम मोहन यादव के पास करीब 17 एकड़ जमीन थी। इनमें 4 एकड़ जमीन विरासत में उनको मिली थी और 13 एकड़ जमीन 1998 में खरीदी के तौर पर दिखाया गया है। मोहन यादव जी की पत्नी सीमा यादव के पास सीधे तौर पर कम से कम 10.6 एकड़ जमीन है। इस एफिडेविट के मुताबिक जिसे सीएम मोहन यादव ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में दिखाया था। सीएम और उनकी पत्नी के पास सिद्धि विनायक डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कम से कम 39.5 एकड़ जमीन है। एक कंपनी है सिद्धि विनायक, उसमें दोनों पति पत्नी भागीदार हैं, सीएम और उनकी पत्नी, और यहाँ पर 39.5 एकड़ जमीन उनके पास थी। ये एक पारिवारिक कंपनी है जिसमें कुल 73% की हिस्सेदारी है। इसमें 12 एकड़ जमीन सितंबर 2024 में चचेरे भाई नीलेश यादव को बेच दी गई। वहीं सिद्धि विनायक डेवकॉन ने 2024-25 के दौरान कम से कम 3 प्लॉट और खरीदे। कांग्रेस अब सीएम मोहन यादव के चुनावी हलफनामे के आधार पर ही ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार इतनी जमीनें क्यों खरीदी जा रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब सीएम मोहन यादव ने हलफनामे में अपने पास महज 17 एकड़ जमीन दिखाई थी, उनके परिवार और पारिवारिक कंपनी सिद्धि विनायक डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड के पास अचानक सैकड़ों एकड़ जमीनें कहां से आ गई? क्या मोहन यादव सरकार के विकास प्रोजेक्ट की जानकारी पहले से इस कंपनी को लग गई थी? क्या सिर्फ इसीलिए उन खास इलाकों में जमीनें खरीदी गई क्योंकि वहां से नई हाईवे गुजरने वाले थे? कांग्रेस ने इसे सत्ता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग और मध्य प्रदेश का सबसे नया और बड़ा जमीन घोटाला लैंड स्कैम करार दिया है और इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से अब जांच की मांग की है। क्या मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है? क्या प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को आज आके आप बयान देंगे? आप आरोप तो बहुत लगाते हैं, लेकिन आप पे आरोप लग रहे हैं, मैं प्रमाण आपके परिवार पे लग रहे हैं, आपने जमीनें कैसे खरीदी? क्या इसका आप ब्यौरा देंगे मीडिया को? क्या प्रदेश की जनता को? क्या आप इसकी जांच कराएंगे एसआईटी से? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं देंगे, ना जवाब देंगे ना जांच कराएंगे। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ये कमेटी बने, कमेटी जांच करे। हम आपको भारतीय जनता पार्टी के जवाब भी सुनाएंगे। अभी तो कांग्रेस ने जो एलिगेशन लगाए हैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, वो जानकारी आपने ली। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 को मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने से पहले मई 2023 में जारी किया गया था। सीएम बनने के पहले मोहन यादव उज्जैन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े रहे हैं। 2004 से 2010 के दौरान उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो चेयरमैन रहे। 2011 से 13 के बीच एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मोहन यादव अध्यक्ष रहे और 2013 से उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव लगातार विधायक बने हुए हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहन यादव का समर्थन करते हुए कहा कि एमपी के सीएम पहले रियल एस्टेट का काम करते थे, क्या ये बीजेपी नहीं जानती थी? अखिलेश यादव ने यह भी गंभीर आरोप लगाया। ये आरोप इसलिए उन मोहन यादव पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के मुख्यमंत्रियों को बदलने के रास्ते ढूंढ रही है। कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे, क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है क्या? कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। अखिलेश यादव मोहन यादव का बचाव कर रहे हैं।
ऐसा प्रतीत हुआ उनकी बातों से, और ये भी समझ में आ रहा है कि ये वो कहना चाहते हैं कि बीजेपी की अंदरूनी कलह की वजह से कहानी निकलकर सामने आई है। ऐसे ही एक ट्वीट को जयराम रमेश ने भी आज सुबह किया था, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मध्य प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उन्होंने एकमात्र आज सुबह से रिएक्शन दिया है पार्टी की तरफ से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्ट किया। हितेश वाजपेयी ने कहा कि यह भ्रामक खबर है। कांग्रेस के नेताओं की तो 500 एकड़ से गिनती शुरू होती है। ऐसे आप कमलनाथ, जीतू या दिग्विजय सिंह जी के खानदान की संपत्ति गिनोगे तो अखबार छोटा पड़ जाएगा भाई साहब। ये हितेश वाजपेयी ने आज लगातार इस तरह के पोस्ट किए हैं, जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर जाकर इस खबर को लेकर मोहन यादव को घेरने की कोशिश की। सीएम मोहन यादव पर जमीन खरीद को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर अब मोहन यादव से जवाब की मांग उठने लगी है। राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए जरा। जो विपक्ष के लोग हैं उनको लगता है कि अगर इस वक्त हम थोड़ा माहौल बनाएंगे, राम मंदिर का एक मामला सामने आया हुआ है, फिर उज्जैन में सिंहस्थ का कुंभ होना है उसका मामला, तो वो भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक तौर पर निशाने पर लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, क्या मोहन यादव और उनका परिवार वो इसका लाभार्थी मुख्यमंत्री बनने की वजह से हुआ है, या जो मोहन यादव रियल एस्टेट का काम पहले से करते रहे हैं उसमें आगे बढ़ा है? अब इन दोनों सवालों का जवाब कौन दे सकता है? वो सीधे मोहन यादव दे सकते हैं। सीधे मोहन यादव जवाब दे सकते हैं, जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे। लेकिन आज दिन भर मुख्यमंत्री की तरफ से औपचारिक तौर पर इस बात पर अब तक कुछ नहीं कहा गया। कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के करीबी सूत्रों के हवाले से हमें जो हमारे सहयोगियों को जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि मोहन यादव के परिवार और रिश्तेदारों का पुराना बिजनेस है। 2013 के बाद से मोहन यादव या उनकी पत्नी ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। इस मामले में सरकार की ओर से द इंडियन एक्सप्रेस की खबर पर कानूनी कार्रवाई को लेकर भी सलाह मशवरा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने भी रिएक्शन जानने की कोशिश की, पर अब तक जब तक मैं आपको इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई औपचारिक रिएक्शन नहीं आया है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी पर। और अब बात लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड की, जिससे लेकर हर वो पेरेंट सवाल पूछ रहा है जिनके बच्चे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं। दफ्तरों में बैठे अफसर भले इसे हादसा कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच तो ये कि हादसा नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके सिस्टम की सबसे खौफनाक दास्तान है। लखनऊ में प्रशासन के दामन पर दाग तो लगा है इसी फायर की वजह से। लखनऊ के अग्निकांड में वो सपने हमेशा के लिए जलकर खाक हो गए जिन्हें सरकार साकार करने के लिए बच्चों और उनके परिजनों ने सालों मेहनत की थी। कहते हैं कि सपने देखने की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन लखनऊ के अलीगंज में इन सपनों की जो कीमत चुकाई गई है उसकी भरपाई कोई व्यवस्था, कोई सरकार कभी नहीं कर पाएगी। एक कोचिंग सेंटर जहां सपनों को नई उड़ान मिलनी थी, जहां से किसी का भविष्य संवरना था, वहां अचानक उठी आग की लपटों ने 15 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लखनऊ में लगी भीषण आग तो बुझ गई, लेकिन सवालों की ज्वाला अभी भी धधक रही है। हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले उस पीड़ित भाई को सुन लीजिए जिसने अपनी बहन को इस अग्निकांड में कल खो दिया। नहीं, आप देखिए बच्चे कैसे तरह के भरे हैं, आपको पता है किस तरह की जान दे दी बच्चों ने, वो अपना भविष्य बनाने गए थे, यहाँ ने भविष्य बर्बाद कर दिया बच्चों का। मेरी बहन थी वो, किस तरीके से मतलब दब घुट के कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकते। हर जगह आपने लगाम लगा रखी, हर चीज लगा, बच्चों के लिए कोई ख्याल नहीं है। स्कूल मनमानी चला रहा, कोचिंग सब बस के इन्हीं में मनमानी है, जहाँ से बच्चे कुछ शुरुआत हो रही जीवन। होटल इंडस्ट्री और ये बात सब सेकेंडरी चीज है, वहां तो बाद में आदमी जाता है ना, वो तो अपनी इच्छा से जाता है, यहाँ तो मजबूरी जाना ही जाना है उसको, और वहां पे आप नहीं देखते हैं, सब आंखें बंद कर लेते हैं, सब इग्नोर कर देते हैं। मैं तो चाहूंगा भाई आइंदा से भगवान किसी परिवार ऐसा जुर्म ना हो। ठीक है, बच्चा पढ़े ना पढ़े घर पे रख ले, लेकिन ऐसे अत्याचारों के ना भेजे। ये जो रोना है, ये जो आंसू है, ये हाय बनकर लगते हैं। कोई अपनी बहन के लिए रो रहा है तो किसी का बेटा चला गया है।
ऐसे कई परिवार हैं जिनका दर्द गुस्सा बनकर सिस्टम पर फूट रहा है। कुछ परिजनों ने फोन पर बच्चे की आखिरी चीख सुनी, पापा बचाओ। दर्द की ये दास्तां काफी लंबी है, आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए लखनऊ के अलीगंज की जिस बिल्डिंग में ये आग लगी वो सिस्टम की फाइलों में बिल्कुल ओके थी, यानी बिल्डिंग में सब कुछ ठीक था। लेकिन असल में ना तो बिल्डिंग के पास फायर की एनओसी थी, ना ही पूरी इमारत में कोई फायर अलार्म तक लगा था, ना ही वहां पर कोई इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया था। जब आग लगी तो इन बच्चों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे छत बिल्डिंग से कूदते हुए दिखाई दिए। वो दर्दनाक तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। पूरी बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी थी, और वो भी आग लगने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक गेट बंद हो गया। हाथ तो ये हुई उस वक्त कि जब सीढ़ी के एंट्री गेट पर फायर रेटेड दरवाजे तक नहीं थे, न ही इमारत में वेंटिलेशन का कोई इंतजाम था, और जब बच्चे जान बचाने ऊपर भागे तो छत पर जाने का दरवाजा भी बंद था। इतना ही नहीं, ये 3 मंजिला इमारत आवासीय इलाके में थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इसका धड़ल्ले से कमर्शियल यूज किया गया था। दरअसल ये कोई हादसा नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही का वो नतीजा है जहां अधिकारियों की जेब गर्म होते ही सारे नियम, कायदे और कानून बौने हो जाते हैं। जांच हादसे के बाद होती रहती है। अब पता चल रहा है कि ये बिल्डिंग तो अवैध थी। 2016 में से गिराने का आदेश हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 महीने में बिल्डिंग को गिराने का आदेश निरस्त कर दिया गया। क्या जेबें गर्म कर दी गई थी, इसीलिए आदेश को वापस लिया गया? सवाल यह है कि आखिर किस अधिकारी ने और क्यों इस आदेश को पलटा? अगर उस समय एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये 15 लोगों की जान बच गई होती। लेकिन अब जब इतना भीषण हादसा हो गया तो लखनऊ का प्रशासन भी अब नींद से आखिरकार जागा है, ऐसा कहा जा रहा है। कोचिंग संचालकों और मकान मालिक समेत 4 लोगों को गैर इरादतन हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया है। एलडीए के 6 अफसर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 14 अफसरों पर कार्रवाई की तलवार अब लटक रही है। लेकिन सवाल ये कि हर बार प्रशासन हादसे के बाद क्यों एक्शन लेता है? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही और हत्या का मुकदमा दर्ज होगा जिन्होंने चंद रुपयों की रिश्वत के बदले इस लाक्षागृह को हरी झंडी दिखा रखी थी या अपनी आंखें मूंद रखी थी कि आज नहीं तो कल ये लाक्षागृह बनने वाला है, फिलहाल आंखें बंद कर लेते हैं, जेबें तो गर्म हो चुकी हैं? क्या उस फायर डिपार्टमेंट के अफसर पर एक्शन होगा जिसकी जिम्मेदारी बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए एनओसी देने की थी? क्या बिजली विभाग के उस अधिकारी पर चाबुक चलेगा, हत्या का मुकदमा चलेगा जहां सैंक्शन लोड से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? एसआईटी की शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक बिल्डिंग में 22 किलोवाट की जगह 38 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। ओवरलोडिंग की वजह से वायरिंग गर्म हो रही थी और फिर एक चिंगारी ने पूरी बिल्डिंग को जलाकर खाक कर दिया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से विशेष जांच दल के गठन के बाद हम लोग के द्वारा सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे जो भी फॉरेंसिक टीम थी उनसे भी संवाद किया गया, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी खुद देखा फर्स्ट एंड जाकर के, और वहाँ इसके पश्चात जब यहाँ पर हॉस्पिटल्स में आए हैं तो जो लोग कल डिस्चार्ज हो गए थे उनसे भी बात की गई, और जो लोग यहाँ पर 2 एडमिट है उनसे बात की गई हर तस्करे पे। अब उसके बाद अब सभी विभागों वाइज जो जहाँ पे इसमें लोग होते हैं जिनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में जिस तरह से बात करेंगे और फिर हम लोग आगे की निष्कर्ष। देखिए, एसआईटी उत्तर प्रदेश में झुंझुना होता है। कोई भी बड़ी घटना होती है उसके बाद एसआईटी बना दी जाती है लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। अब याद करिए आप, महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर जब लोग मारे गए थे उसके बाद एक एसआईटी बनी, क्या नतीजा निकला उसका? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग जेल गए, आज तक पता नहीं। फिर अभी ये घटना हुई है, इसमें आपने एसआईटी बना दी। तो बिजली विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग के उन सब अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस अग्निकांड के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जिन जिन अफसरों ने कानून को ताक पर रखा, अपनी जेबें भरने के लिए मौत की इस इमारत को हरी झंडी दिखाई, उन सब पर कानून का डंडा चलना ही चाहिए। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिन परिवारों ने खोया है, दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो अपने बच्चे के खोने का दुख है। दुखों में सबसे बड़ा परिवार के लिए दुख यही है कि उन्होंने अपने बच्चे होनहार को खोया है। ये दुखद है और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है।
भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है। 3 मंजिला ये इमारत चारों तरफ से पैक थी। आग लगते ही बिल्डिंग में जहरीला धुआं भर गया। बाहर निकलने की कोशिश में दम घुटकर बच्चे मर गए। जी हाँ, ज्यादातर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि जलने से मौत नहीं हुई है, दम घुटने से मौत हुई। एग्जिट ना होने से कोचिंग लाइब्रेरी के बच्चे वहां फंसे रह गए। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी, क्लिनिक और गेमिंग जोन था, जहां भारी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान मौजूद था। इससे आग बहुत तेजी से भड़क उठी। इन्हीं आग की लपटों में लवप्रीत नाम की एक छात्रा भी फंसी हुई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सुरक्षित निकल आई। जब आग लगी तो बिल्डिंग के अंदर कैसा मंजर था, कैसे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, ये सब लवप्रीत बता रही है। टाइम्स नाउ नवभारत से लवप्रीत से खास बातचीत की है, आपको भी ये जरूर सुनना चाहिए। इन यंग बच्चों को देखकर ना रूह कांप जाती है कि क्या बीती होगी इन पे कल जब लखनऊ में ये अग्निकांड हुआ। लापरवाही की इस आग ने सिर्फ इंसानी सपनों को ही नहीं, बेजुबान जानवरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब बिल्डिंग में चीख पुकार मची थी तब पिंजरों में फंसे बेजुबान भी वहां चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पेट शॉप, वेटनरी क्लिनिक था, जहां दर्जनों पालतू जानवर थे, कुत्ते, बिल्लियां, छोटे कुत्ते जो डॉग्स होते हैं, पेट्स, किड्स, और कुछ तो इलाज के लिए भर्ती थे। रेस्क्यू टीमें कुछ पेट्स को बाहर निकालने में कामयाब भी हुई, जिनमें ज़्यादातर तो बिल्लियां थी, लेकिन कुछ पिंजरों में फंसे रह गए, जिनकी धुएं की वजह से दम घुटने से इन जानवरों की भी, मासूम जानवरों की भी मौत हो गई और कुछ आग में झुलस गए। अब बात करते हैं आपकी आज की अगली स्टोरी। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस चौपाई में प्रभु श्री राम दरअसल कह रहे हैं कि उन्हें कपट और छल नहीं भाता है, यानी उन्हें छल कपट पसंद नहीं है, निर्मल हृदय वाले ही उन्हें पा सकते हैं। लेकिन आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में चढ़ावे की चोरी का विवाद और उसकी जांच में लगी एसआईटी, जो कि कमेटी बनी है एसआईटी की नाम की, एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के पेश होने के बाद लाखों करोड़ों राम भक्त धर्म संकट में हैं। धर्म संकट है भावना की उस आस्था का जिसके साथ छल कपट किसने किया। क्या वो मंदिर ट्रस्ट पर भरोसा रखे, क्योंकि ट्रस्ट का ही ट्रस्ट टूटा है? क्या वो चढ़ावा चढ़ाना जारी रखे? राम भक्त जानना चाहते हैं कि एसआईटी ने आपने अब तक की जांच में किस किस पर आरोप तय किया। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के लिए भी धर्म संकट है कि इतने बड़े बड़े आरोपों के बीच वो श्रद्धालुओं का ट्रस्ट कैसे बहाल कर पाए, क्योंकि करोड़ों के सोना चांदी के गुप्त दान को बहुत ही गुप्त तरीके से उसमें हेरा फेरी हुई है, ये गंभीर आरोप लगे हैं और ये भी बहुत सनसनीखेज है। इसे भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये मामला यूपी सरकार के लिए भी कम धर्म संकट से कम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही चेता चुके हैं, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अगर रिपोर्ट में गंभीर बातें निकलती हैं तो कठोर कार्रवाई करनी होगी, और कार्रवाई ऐसी भी हो कि विपक्ष इसे राम मंदिर पर हमला बताकर राजनीतिक हथियार न बना सके, कानून का राज भी कायम रहे और आस्था भी सुरक्षित रहे। यही सरकार का असली धर्म संकट है, क्योंकि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के पेश होते ही आज विपक्ष ने अपने घोड़े फिर से खोल दिए। सबसे पहले एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर ही आपको अपडेट दे देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही उस कमेटी ने, जिसका नाम एसआईटी रखा गया है, एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट आज यूपी सरकार को सौंपी है। यह रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को दी गई। एसआईटी में शामिल तीनों अधिकारी, लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लखनऊ रेंज किरण शिव कुमार और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने खुद एसीएस संजय प्रसाद से मिलकर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। हालांकि एसआईटी ने यह नहीं बताया कि उनकी इस प्रारंभिक रिपोर्ट में उनको क्या हासिल हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें पता चली हैं, लेकिन सूत्रों के जरिए कुछ खबरें जरूर बताई गई। इस रिपोर्ट से जुड़े कई अहम जानकारियां सूत्र बता रहे हैं। उसे जानने के पहले एसआईटी की अगुवाई कर रहे आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज
अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं। ये गोपनीय रिपोर्ट थी, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। एसआईटी चीफ का ऑफिशियल बयान आपने सुना, लेकिन इस खबर को लेकर सूत्र बहुत एक्टिव है। अब जो सूत्र हैं उनसे जानकारी मिली है इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो भी आपको बता देते हैं। एसआईटी ने दान की गिनती और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल अपनी इस रिपोर्ट में उठाए हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि जांच टीम का मानना है कि चढ़ावे की रकम की गिनती और उसके रिकॉर्ड को लेकर बनाए गए व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं, जिनकी गहराई से जांच की जरूरत है। यही सूत्र ये भी दावा करते हैं कि अभी तक जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो क्या माना जाए कि जितने लोग अब तक इन्वॉल्व रहे वो सबके सब जांच के घेरे में हैं, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर क्यों ना हो। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब आगे की कार्रवाई तय होगी। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की गई है जो दान की गिनती का काम में किया करते थे। साथ ही ये भी देखा गया कि इन कर्मचारियों का ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी तरह का रिश्ता तो नहीं था। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश भी की है। सूत्रों से यह भी जानकारी दी गई है कि मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले कुछ पदाधिकारियों के रोल पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और सहयोगी अधिकारियों की और डिमांड भी कर दी है। ऐसे में ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, पहले 7 दिन की जांच के बाद। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, ये इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यूपी की सरकार तय करेगी। ये वो जानकारियां हैं जो आज सूत्रों ने बताई रिपोर्ट सबमिशन के बाद। सूत्रों ने कल भी कुछ जानकारियां दी थी। कल के सूत्र भी कुछ जानकारी दे रहे थे, जैसे कि कल के सूत्रों ने कहा था कि चढ़ावा चोरी में 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सूत्र ये नहीं बता रहे हैं कि इन 100 लोगों में किन के नाम है। यानी सूत्र वही खबर बता रहे हैं जो वो बताना चाहते हैं। जब उन्हीं सूत्रों से हम अपने मतलब की चीज जानना चाहें तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। इनमें ये 100 लोग जो चिन्हित किए गए, इनमें 100 कौन कौन से लोग हैं, क्या इसमें बड़े लोग भी शामिल हैं जो शक के घेरे में हैं। सूत्र ये भी बताते थे कल की अपनी जानकारियों में कि चढ़ावा चोरी कितने दिनों से चल रहा था, कौन कौन मिलकर गड़बड़ी कर रहा था, क्या ये सब ट्रस्ट से जुड़े किसी बड़े शख्स की शय पर चल रहा था। आखिरकार सूत्र ये क्यों नहीं बता रहे कि वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया तो किसने किया, कब किया, किसके कहने पर किया, किसके इशारे पर सीसीटीवी अब उपलब्ध नहीं है। क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में जब कथित भाई भतीजा मॉडल की चर्चा बहुत तेज है। जी हाँ, भाईपो मॉडल, भाई भतीजावाद मॉडल। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावे की गिनती का काम वाराणसी की सिक्योरिटी एजेंसी SIS को सौंपा था। लेकिन आरोप है कि बाद में नियुक्तियों में सिफारिश और रिश्तेदारी का खेल शुरू हो गया। जांच में सामने आया कि चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों में शामिल लवकुश मिश्रा की सिफारिश ट्रस्ट कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा ने की थी। लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा के साले बताए गए हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा का रिश्ता ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के परिवार से भी जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसी रिश्तेदारी की वजह की कड़ी ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता था। आरोप लग रहे हैं कि इसी नेटवर्क का फायदा उठाकर चढ़ावे को छिपाने और बाहर निकालने का खेल बहुत आसानी से चलता रहा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र मान चुके हैं कि ये लूट है। नृपेंद्र मिश्र ने पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत जता चुके हैं। अपने इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात को दोहराया है। उनसे पहले खुद को ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने भी सामने आकर ये दावा किया कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी कई साल से चल रही थी। उन्होंने कई बार चोरी पकड़ी। इसकी शिकायत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी की। महिपाल सिंह ये भी आरोप लगा चुके कि चढ़ावे की गिनती सिस्टम से टीनू यादव ने काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ कर 8 महीने का डेटा डिलीट करा दिया था। उन्होंने विरोध किया तो उन्हें राम मंदिर के काम से निकलवा दिया गया और धमकियां अलग दी गई। कुल मिलाकर चढ़ावे में चोरी को लेकर
पहले से ही राजनीति गर्म थी। आज एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के पेश होने की खबर ने विपक्ष के पॉलिटिक्स को जैसे नया पेट्रोल दे दिया। विपक्ष पूछ रहा है कि जब आरोप इतने गंभीर हैं तो टॉप लेवल पर जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही है, और यही धर्म संकट है टॉप लेवल का। जिन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उनसे जवाब मांगा गया? क्या राम मंदिर ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी को जांच पूरी होने तक जिम्मेदारियों से अलग किया गया, या फिर सब कुछ नीचे के छोटे छोटे कर्मचारियों पर डालकर मामला खत्म करने की तैयारी एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद की जा रही है? क्या ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, जैसे कि विपक्ष कह रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की लापरवाही थी या फिर सिस्टम का फेल्योर था? क्योंकि करोड़ों रुपए का चढ़ावा करोड़ों लोगों का विश्वास होता है, और विश्वास की चोरी सिर्फ धन की चोरी नहीं होती। इसीलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि जांच निष्पक्ष होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सुनते हैं। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। मुख्यमंत्री ने 15 दिन कहा था, 15 में से मेरे ख्याल से 10-11 दिन बीत चुके हैं। इंतजार कर रहे हैं पता चले कि चोरी कौन कर रहा था, आखिरकार कौन लोग थे जो इस आस्था पर इतना बड़ी चोट पहुंचा रहे थे। लोग बाग 5-5 रुपए चंदा देकर आते हैं अपनी मन्नतें पूरी होने के लिए, भगवान के आगे गुहार लगाते हैं, उसके साथ कौन विश्वासघात कर रहा था? मुख्यमंत्री अयोध्या की धरती से बोल चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश के करोड़ों राम भक्त ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार दोषी कौन है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जिम्मेदार कौन है, सीसीटीवी फुटेज क्यों अवेलेबल नहीं है, जवाबदेही किसकी बनती है? भाई सवाल विपक्ष से भी है। क्या उन्हें दूध का दूध और पानी के पानी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या ये वक्त है राजनीति करने का, या उन्हें सिर्फ राजनीतिक मलाई ही चाहिए? अखिलेश यादव जिन चांदी की सिल्लियों के गायब होने का जिक्र कर रहे हैं, वो आरोप सिंधी समाज का भी है। आरोप है कि 26 जनवरी 2021 को दुनिया भर के सिंधी समाज की ओर से करीब 200 किलो की चांदी 200 ईंटों के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट को भेंट की गई थी। हर ईंट का वजन 1 किलो का था और उस समय इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई थी। विश्व सिंधी सेवा समागम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी का दावा है कि यह चांदी अयोध्या में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को सौंपी गई थी। आरोप है कि इस दान की ना तो कोई रसीद उनको दी गई, न ही बाद में यह बताया गया कि आखिरकार इस चांदी का इस्तेमाल कहां किया गया। हमें यह कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे, और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह, और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था, तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है। तो एसआईटी की रिपोर्ट में आई वॉश नहीं होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम भक्त यही चाहते हैं जिन्होंने अयोध्या के मंदिर का बनने का 500 साल का इंतजार किया, अब उनका सब्र का बांध टूट रहा है। पता लगना चाहिए कि चोर कौन है। पब्लिक व्यू की बारी है। ऋषभ मिश्रा का पब्लिक व्यू का पोस्ट है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ी घटना होती है तो शहर का पूरा प्रशासनिक अमला फील्ड में उतरता है। इससे पहले केवल कागजों तक ही सिस्टम तक रह जाता था। पब्लिक व्यू राघव कृष्णा का है, ऐसा क्यों है कि दान चोरी में जिनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं वो अब भी पद पर बने हुए हैं? क्या, मैं बार बार इसी को कह रहा हूं कि क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? आज चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।